नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक लघु उपन्यास विशालगढ़ एक्सप्रेस। तब मैं केवल 12-13 साल का था। पिताजी को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने घर में एक लाइब्रेरी बना रखी थी। लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की पुस्तकें ठूस ठूस कर भरी हुई थी। कई ऐसी दुर्लभ पुस्तकें उस लाइब्रेरी में थी जो मेरे पिताजी के कथनानुसार अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं थी। उन दिनों एक जर्जर सी लाल रंग के कपड़े की जल्द वाली पुस्तक मेरा ध्यान बहुत आकर्षित किया करती थी। वह पुस्तक पिताजी की लाइब्रेरी में एक बहुत ऊंचे शेल्फ पर रखी रहती थी। जब भी मैं उस पुस्तक को देखता था तो मेरा जी चाहने लगता था कि मैं उसे पढूं। हालांकि मुझे यह तक नहीं मालूम था कि वह पुस्तक संबंधित किस विषय से थी। लाइब्रेरी ढेरों पुस्तकों से भरी पड़ी थी, पर मैं जब भी लाइब्रेरी में घुसता था मेरा ध्यान उस पुस्तक पर केंद्रित हो जाता था। पिताजी अपनी पुस्तकों को किसी को विशेष रूप से बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते थे। पिताजी का भय कितने ही दिनों तक मुझे उस पुस्तक को हाथ लगाने से रोके रहा। एक दिन हौसला करके मैंने उस पुस्तक को शेल्फ से निकाल ही दिया। दिन भर मैंने उस पुस्तक को अपने कमरे में बिस्तर के नीचे छुपाए रखा। रात हो जाने पर जब घर के लोग सो गए तो मैंने उस पुस्तक को निकाला। कमरे की बत्ती जलाकर पुस्तक पढ़ने का साहस मैं न कर सका, क्योंकि उस हालत में घर का कोई वयस्क सदस्य मेरी मरम्मत भी करता और पुस्तक भी छीन ले जाता। मेरे पास एक मोमबत्ती का टुकड़ा था। मैंने उसे ही जलाकर मेज पर जमा दिया और झिझकते झिझकते पुस्तक खोली। न जाने क्यों मेरा दिल एकाएक इतनी जोर जोर से धड़कने लगा था कि हाल में लगी पुरानी क्लॉक की टिक टिक के साथ ही मुझे उसकी भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कमरे के एकांत और बाहर के सन्नाटे के कारण मुझे बड़े रहस्यपूर्ण वातावरण का एहसास होने लगा था। पुस्तक का नाम था विशालगढ़ एक्सप्रेस। मैंने एक ही सांस में उसके कई पृष्ठ पढ़ डाले, लेकिन मेरी समझ में कहानी का सिर पैर कुछ भी न आया। पुस्तक के 50वें पृष्ठ पर एक चित्र था जिसकी ओर देखने का हौसला मैं किसी भी सूरत में नहीं कर पाता था। वह चित्र मुझे दहला देता था। मुझे मालूम नहीं कि उस आयु में मेरे मस्तिष्क पर उस चित्र की क्या मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन 50वें पृष्ठ के उस चित्र को देखने के विचार मात्र से ही मेरा दिमाग हिल जाता था। इसलिए मैं 50वें पृष्ठ की ओर कभी ध्यान नहीं देता था। हमारे घर की बनावट कुछ ऐसी थी कि सीढ़ियों तक पहुंचने से पहले एक लंबे से अंधेरे गलियारे में से होकर गुजरना पड़ता था। जब मैं 6 वर्ष का था तो मैं उस गलियारे के अंधकार से इतना डरता था कि मैं सदा उसे दौड़कर पार किया करता था। कुछ ऐसी ही भावनाएं मेरे मस्तिष्क में उस 50वें पृष्ठ के लिए भी थी। इससे पहले कि उस चित्र की रहस्यात्मकता मुझे प्रभावित कर पाए, मैं जल्दी से 50वां पृष्ठ उलट देता था, जैसे अंधेरे में जल्दी से गलियारा पार कर लेता था। हालांकि उस चित्र में ऐसी कोई भयानकता थी नहीं कि कोई उसे देखना ही गवारा न कर सके, लेकिन न जाने क्या बात थी कि मैं हमेशा उस चित्र के साक्षात्कार से बचने की कोशिश करता था। वह एक अंधेरा सा चित्र था जिसमें रात के समय एक खाली प्लेटफॉर्म दिखाई गया था। प्लेटफॉर्म पर प्रकाश का साधन केवल एक लैंप पोस्ट था। सारे प्लेटफॉर्म पर केवल एक आदमी मौजूद था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और वह लैंप पोस्ट से सटकर खड़ा था। प्लेटफॉर्म से दाईं ओर दूर चौड़ी एक सुरंग थी और वह आदमी एकटक उसके मुहाने को देख रहा था। वह इतना उत्कंठित और चौकन्ना लगता था जैसे अभी अभी भयानक ट्रेजेडी होने वाली हो। मैं जब भी कुछ क्षण के लिए उस चित्र को देखता था, मेरी कल्पना शक्ति हवा में उड़ाने भरने लगती थी कि अभी सुरंग फट जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। कभी लगता था कि वह आदमी अभी तस्वीर में से निकलेगा और मेरी गर्दन दबा देगा। उन दिनों ऐसे ही उल जलूल विचार मेरे दिमाग को खराब किए रहते थे। मैंने पुस्तक का चित्र से पहले का ही भाग पढ़ा था और वहां तक पृष्ठों में कहीं भी उस चित्र का जिक्र नहीं था, ना ही मुझे वह कहानी से संबंधित लगता था। फिर मुझे उस चित्र से इतना भय लगने लगा कि मैंने लंबे लंबे पिनों की सहायता से चित्र वाले पृष्ठ को अगले पृष्ठ से अच्छी तरह जोड़ लिया। मैं नहीं चाहता था कि रात के उस रहस्यपूर्ण वातावरण में अनजाने में पृष्ठ पलटते पलटते अचानक ही मेरी दृष्टि उस चित्र से टकरा जाए।
मैंने पुस्तक को 50 पृष्ठ से आगे पढ़ने की चेष्टा की थी, लेकिन मुझे नींद आने लगी और फिर न जाने कब मेरा सिर पुस्तक पर जा टिका। उसके बाद रोज यही होने लगा। मैं अगली रात पुस्तक को 50 पृष्ठ से आगे पढ़ने लगता तो मुझे अनुभव होता कि मैं पिछली कहानी भूल चुका हूँ। मैं फिर पुस्तक को आरंभ से पढ़ना आरंभ करता, लेकिन 50वें पृष्ठ तक पहुँचते पहुँचते मुझे नींद आ जाती। मुझसे न जाने कितनी बार 50 पृष्ठ से आगे पढ़ने का संयोग कभी न हुआ। फिर मैं बड़ा हो गया और उस पुस्तक और 50वें पृष्ठ भी उस तस्वीर को भूल सा गया। फिर मैंने टेलीफोन बनाने वाली एक सरकारी कंपनी में नौकरी कर ली। उस कंपनी में मेरे 7 साल गुजर गए। उन 7 सालों में मैं महीने में कम से कम 2 बार कंपनी के काम से टूर पर दिल्ली से बाहर अवश्य जाता था। उन 7 सालों में मैंने उत्तर भारत की बड़ी सैर की। फिर उसी नौकरी के सिलसिले में एक दिन मैंने आधी रात से कुछ मिनट पहले स्वयं को एक अंधेरे और तन्हा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा करते पाया। जो ही स्टेशन की क्लॉक ने 12 बजाए, मुझे बचपन में पढ़ी लाल जिल्द वाली पुस्तक के विषय में सब कुछ याद आने लगा। सब कुछ यूं याद आने लगा जैसे मैं उसी क्षण किसी लंबे सपने से जागा था। उस लंबे और अंधेरे प्लेटफॉर्म पर लैंप पोस्ट के नीचे काले से कपड़े पहने कोई खड़ा था। उसका मुंह सुरंग के दहाने की ओर था, इसलिए मुझे उसकी सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। 20 वर्ष पहले देखी लाल जिल्द वाली पुस्तक के 50वें पृष्ठ की तस्वीर मेरी आंखों के सामने साकार हो उठी। कुछ भी तो अंतर नहीं था। वही वातावरण, वही रेलवे प्लेटफॉर्म, वही सुरंग, वही लैंप पोस्ट के साथ लगा काले परिधान से ढका रहस्यमय व्यक्ति, सब कुछ तो वही था। लेकिन बचपन की तरह अब मैं घबराया नहीं, भयभीत नहीं हुआ, बल्कि अब तो मेरी उस आदमी की शक्ल देखने की इच्छा होने लगी। मैं वर्षों से छुपे हुए उस चेहरे को देखने के लिए उतावला हो उठा। यह कोई कठिन काम नहीं था। किसी भी बहाने उसके पास जा सकता था। जैसे मैं उससे समय ही पूछ सकता था, सिगरेट सुलगाने के लिए माचिस मांग सकता था। मैं यह भी पूछ सकता था कि विशालगढ़ एक्सप्रेस लेट तो नहीं थी। विशालगढ़ एक्सप्रेस नाम बिजली की तरह मेरे मस्तिष्क में कौंध गया। विशालगढ़ एक्सप्रेस की ही तो मैं उस स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहा था और उस पुस्तक में भी विशालगढ़ एक्सप्रेस का जिक्र था। उस आदमी की ओर बढ़ते हुए मेरे पैर डगमगाने लगे, लेकिन फिर भी वापस लौटने की इच्छा न हुई। मन एक अजीब सी दहशत से भर गया कि अब तो मैं उस आदमी की सूरत देखकर ही रहूंगा। हालांकि उसकी शक्ल देखने न देखने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं था, लेकिन एक जिद सी हो गई थी जिसके कारण मैं उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। उसके समीप पहुंचकर मैं फिर गड़बड़ा गया। मुझे वह बहाना भी भूल गया जो मैं उससे बातचीत करने के लिए प्रयोग में लाने वाला था। वह अब भी उसी प्रकार मेरी मौजूदगी को जाने बिना सुरंग के मुंह की तरफ देख रहा था। मैं क्षण भर हिचकिचाया और फिर आगे बढ़ता चला गया। मैं उसके समीप पहुंचा, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पास रुकने के स्थान पर मैं आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अभी मैं उससे 2 ही कदम आगे बढ़ा था कि मैं धमाके के साथ खड़ा हो गया और फिर न जाने किस अज्ञात भावना से प्रेरित होकर मैं वापस घूम पड़ा। मेरी निगाह सीधे उसके चेहरे से जा टकराई और फिर जो कुछ मुझे दिखाई दिया उसने मेरा खून सुखा कर रख दिया। वह तो मेरा अपना ही चेहरा था। उस व्यक्ति की सूरत हूबहू मुझसे मिलती थी। मैं खुद अपने आप को देख रहा था, बिल्कुल यूं जैसे आदमकद शीशे के सामने खड़ा हूं मैं। क्षण भर में सकते की हालत में वहीं खड़ा रहा। फिर मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकली और मैं तोप के गोले की तरह एकदम नाक की सीध में भागा। कई जगह लड़खड़ाता, खंभों से टकराता मैं तूफान की तेजी से टिकट खिड़की के पास से गुजरा और चांद की मध्यम रोशनी में स्टेशन से बाहर की सड़क पर अंधाधुंध भागने लगा। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ भागा जा रहा था। मेरा विवेक खो चुका था, विचार शक्ति जवाब दे चुकी थी और दिल पर एक दहशत सवार थी जिसके कारण मेरे पैरों में मशीन लग गई थी। आसपास कहीं कोई आदमी नहीं था। मेरे पैरों की आवाज़ सड़क पर यूं गूंज रही थी जैसे नगाड़े पर चोट पड़ रही हो। मैं अपने ही पैरों की आवाज़ से आतंकित भगा जा रहा था। एक स्थान पर पहुंचकर मैं ठिठक गया। मैं अपनी धौंकनी सी चलती सांस पर
काबू पाने की चेष्टा करता हुआ पीछे घूमा और उजाड़ पड़ी सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। एकाएक मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे पीछे कोई भागा चला आ रहा हो। एक बार फिर मेरे मानस पटल पर स्टेशन वाला मेरा अपना ही चेहरा फिर गया। मैं फिर जान छोड़कर भागा। अपने भी कदमों की प्रतिध्वनि से डरा हुआ पता नहीं कहाँ भागा जा रहा था। आसपास कहीं आबादी का नाम निशान भी नहीं था। फिर सड़क के किनारे ढलान पर मुझे एक छोटा घर दिखाई दिया। घर की 2 अंधेरी खिड़कियां और एक दरवाजा मुझे सड़क से दिखाई दे रहा था। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। मैंने एक बार सशंक भाव से अपने पीछे सड़क पर दूर तक देखा और फिर तेजी से ढलान पर उतरने लगा। घर के सीमित दायरे के विचार मात्र से ही मैं तनिक सुरक्षा का अनुभव करने लगा। अगर मैं इस घर में प्रवेश कर सकूं, तो वह प्लेटफॉर्म वाला मैं जो मेरे पीछे भागा आ रहा था, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ऐसा विश्वास मुझे होने लगा था। घर के बरामदे में पहुंचकर मैंने द्वार को धक्का दिया। द्वार भीतर से बंद था। मैंने एक बार कॉल बेल के बटन को तलाश करने के लिए द्वार पर आसपास दृष्टि डाली, लेकिन फौरन ही मुझे अपनी मूर्खता का एहसास होने लगा। उजाड़ में स्थित इस इकलौते घर में बिजली कहाँ होगी? मैंने जोर जोर से द्वार भड़बड़ाना शुरू कर दिया। द्वार पीटते पीटते मेरे हाथ दुखने लगे, लेकिन भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में मैंने जब थक कर द्वार पीटना बंद कर दिया, तो मुझे भीतर से द्वार की ओर बढ़ती हुई भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर किसी ने धीरे से द्वार खोला। एक लंबा ऊंचा परछाई सा लगने वाला ढांचा मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी। मोमबत्ती के लपलपाते हुए प्रकाश की चौंधियाहट में मुझे उस व्यक्ति के शरीर का कोई भी भाग ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मेरी दहशत में वृद्धि करने वाली एक बात उस व्यक्ति में मौजूद थी। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक कपड़ा इस प्रकार बंधा हुआ था कि मुझे उसकी पीली सी निस्तेज आंखों के अतिरिक्त उसके चेहरे का कोई भी भाग नजर नहीं आ रहा था। मेरी तो जुबान वैसे ही साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उस व्यक्ति ने भी एक भी शब्द नहीं बोला। उसने अपना मोमबत्ती वाला हाथ तनिक ऊंचा किया और मुझे भीतर आने का संकेत किया। मैं भीतर दाखिल हुआ। उसने फौरन मेरे पीछे द्वार को बंद कर दिया। फिर वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं भी उसके पीछे चल दिया। उसके हाथ में थमी हुई मोमबत्ती की अस्थिर रोशनी से दीवारों और छत पर बनने वाली परछाइयां भागती हुई महसूस हो रही थी। मुझे वहां का वातावरण भूतहा सा लगने लगा। मैं दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे अपने रेस के घोड़े की तरह भागते दिल पर काबू करने का उपक्रम करता हुआ सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। वह मुझे ऊपरी मंजिल के एक कमरे में ले आया। कमरा पुराने ढंग से सजा हुआ था। जानवरों के सिरों और बड़े बड़े तैल चित्रों से दीवारें भरी पड़ी थी। कमरे के मध्य में एक मेज थी, जिसके दोनों ओर 2 कुर्सियां पड़ी थी। उस मेज पर एक जर्जर सी लाल रंग के कपड़े की जिल्द वाली किताब पड़ी थी। सारे घर में वही एक कमरा था जो साफ सुथरा था और जहां हर चीज सलीके से रखी हुई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वहां पहले से ही किसी मेहमान की प्रतीक्षा हो रही हो। उस व्यक्ति ने मुझे मेज के समीप वाली एक कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। फिर उसने मोमबत्ती को मेज पर किताब के पास जमा दिया और एक भी शब्द बोले बिना कमरे से निकल गया। कमरे का द्वार बंद हो गया। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसने बाहर से चिटकने लगा दी हो। मैंने मोमबत्ती को गौर से देखा। वह मुझे पहचानी हुई सी प्रतीत हुई। जलती हुई मोम की गंध में मुझे अपने पुराने घर का वह छोटा सा कमरा याद आने लगा, जहां मैं पिताजी की लाइब्रेरी में से चुरा कर लाई हुई पुस्तक को मोमबत्ती के धीमे प्रकाश में पढ़ा करता था। मैंने कांपती हुई उंगलियों से मेज पर पड़ी किताब उठा ली। हालांकि बरसों गुजर गए थे, लेकिन फिर भी मैंने उस पुस्तक को फौरन पहचान लिया। मेरे लिए उसे भूल पाना संभव नहीं था। वह वही पुस्तक थी जिसे मैं 12 साल की अवस्था में अपने पिताजी की लाइब्रेरी में से निकालकर चोरी से अपने कमरे में ले जाकर पढ़ा करता था और जिसे मैं 50 पृष्ठ से आगे कभी नहीं पढ़ सका था। बचपन में पुस्तक कवर पर मोम की एक बूंद टपक गई थी।
वह अब भी वहां मौजूद थी। एकाएक मुझे बचपन में अनुभव किए पुस्तक के 50वें पृष्ठ का मनोवैज्ञानिक प्रभाव याद आया। 50वें पृष्ठ की तस्वीर के भय से मैंने उस पृष्ठ को अगले पृष्ठ के साथ पिनों से नत्थी कर दिया था। मैंने 50वां पृष्ठ निकाला। मेरा दिल धक से रह गया। पिन अब भी लगे हुए थे। अंतर केवल इतना था कि अब पिनों और उनके आसपास थोड़े से कागज की जंग लग गया था। मैंने पुस्तक का पहला पृष्ठ खोला, विशालगढ़ एक्सप्रेस। मैं बचपन में जिस पुस्तक को कभी पूरी न पढ़ सका, उसे मैंने अब पूरी पढ़ने का निश्चय कर लिया। मुझे बचपन में पढ़े हुए 50 पृष्ठों की कहानी याद आने लगी। विशालगढ़ एक्सप्रेस एक ऐसे आदमी की कहानी थी जो अपने बचपन में एक पुस्तक में गहरी दिलचस्पी रखता था, लेकिन उस पुस्तक के 50वें पृष्ठ की एक तस्वीर से बहुत डरता था। फिर वह बड़ा हो गया और पुस्तक तस्वीर के भय के विषय में सब कुछ भूल गया। एक दिन एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर उसने पुस्तक के 50वें पृष्ठ वाला दृश्य देखा, जिसमें एक लैंप पोस्ट के नीचे काला परिधान पहने हुए सुरंग के मुहाने की ओर देखता एक आदमी खड़ा था। अंतर केवल इतना था कि वह आदमी वह खुद ही था। वह भयभीत होकर प्लेटफॉर्म से भागा और रास्ते में स्थित एक अकेले घर में घुस गया। वहां उसे एक आदमी घर की ऊपरली मंजिल के एक कमरे में छोड़ जाता है। उस कमरे में उसे वहां पुस्तक फिर दिखाई देती है जो वह बचपन में पढ़ा करता था। वहां वह उस पुस्तक को अंत तक पढ़ने का निश्चय करता है। बचपन में मैंने 50 पृष्ठ तक हमेशा इतना ही पढ़ा था और इससे आगे मैं कभी पढ़ नहीं सका। पहले मैंने सोचा कि मैं मेज पर पड़ी पुस्तक को 50 पृष्ठ से आगे ही पढ़ना शुरू करूं, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल लिया और पुस्तक को आरंभ से पढ़ने लगा। मैंने पढ़ना शुरू किया। विशालगढ़ एक्सप्रेस एक ऐसे आदमी की कहानी थी जो अपने बचपन में एक पुस्तक में गहरी दिलचस्पी रखता था, लेकिन उस पुस्तक के 50वें पृष्ठ की तस्वीर से मैंने भड़ाक से पुस्तक बंद कर दी। हे भगवान, यह तो मेरी अपनी कहानी है। बचपन में मैंने पढ़ी और इस पुस्तक में लिखी सारी घटना तो खुद मुझ पर ही घटित हुई है। मैं बेचैन हो उठा। मुझे चेहरे पर कपड़ा बांधकर घूमने वाले अपने मेजबान से डर लगने लगा। वह भी मेरे ही जितना लंबा ऊंचा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेलवे प्लेटफॉर्म के लबादे वाले आदमी की तरह यह भी मेरा ही चेहरा हो और इसलिए वह चेहरे को ढके हुए हो। आखिर वह आदमी कौन था? एकाएक मुझे एक ख्याल आया। अब तक जो कुछ मेरे साथ हुआ, यदि वह उस पुस्तक के 50 पृष्ठों में वर्णित था, तो बाकी पृष्ठों में अवश्य ही वे घटनाएं होंगी जो भविष्य में मुझ पर घटित होने वाली थी। पुस्तक के 50वें पृष्ठ में भी नायक का रहस्यमय मेजबान नायक को कमरे में अकेला छोड़कर चला जाता है और मेरे साथ अक्षरश यही हुआ था। जो कुछ मेरे साथ अगले कुछ घंटों में होने वाला था, वह उस पुस्तक में अवश्य लिखा होना चाहिए था। मैंने बड़े हौसले के साथ पुस्तक को 50वें पृष्ठ से आगे खोला और उसे पढ़ने लगा। अभी मैंने कुछ ही शब्द पढ़े थे कि मुझे बाहर से द्वार की चिटकनी गिराए जाने का स्वर सुनाई दिया। पुस्तक से मेरा ध्यान उचट गया। मैंने द्वार की ओर देखा। मेरा रहस्यमय मेजबान कमरे में प्रविष्ट हो रहा था। वह मेरी पीठ की तरफ से मेरी ओर बढ़ रहा था और उसके आकार से 4 गुना बड़ी उसकी परछाई सामने की दीवार पर पड़ रही थी। वह मेरे समीप आया और मेज की दूसरी ओर रखी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ क्षण वह एक ही पोज में चुपचाप बैठा रहा। कमरे में मरघट का सा सन्नाटा छाया हुआ था। फिर उसने अपना कपड़े से छुपा हुआ चेहरा मेरी ओर उठाया और उसकी बेजान सी आंखें मुझ पर टिक गई। कुछ क्षण वह उसी प्रकार मुझे घूरता रहा। मैं बेचैन हो उठा। फिर उसके दोनों हाथ मशीन की तरह उसके चेहरे की ओर उठे और उसने चेहरे पर बंधा कपड़ा हटाने के लिए सिर के पिछले भाग में बंधी गांठ खोलनी शुरू कर दी। नहीं, मैं फुसफुसाया। मेरी आंख फट पड़ी, जैसे न जाने कितनी भयानक घटना घटित होने वाली थी। मगर इस नकाब के नीचे से भी मेरा चेहरा निकला तो चेहरे से नकाब धीरे धीरे सरकने लगी। नहीं नहीं, मैं गला फाड़कर चिल्लाया, लेकिन मेरी चिल्लाहट का उस पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसके हाथों की हरकत बंद नहीं हुई। मैं आतंकित सा कुर्सी से उलझता हुआ उसकी ओर झपटा।
मेरे आक्रमण पर उसने तनिक भी अस्थिरता प्रकट नहीं की। मैं और दहल गया। फिर स्वयं ही मेरे हाथ उसकी गर्दन से लिपट गए। मेरे हाथ धीरे धीरे कसने लगे। वह चिल्लाया, साथ ही मैं भी चिल्लाया। दोनों की आवाज़ें कुछ इस प्रकार घुल मिल गई जैसे वे दो विभिन्न आवाज़ें न होकर मेरी अपनी आवाज़ और उसकी प्रतिध्वनि हो। मेरी उंगलियों का दबाव उसके गले पर बढ़ता चला गया। अंत में उसका निर्जीव शरीर मेरी बाहों में झूल गया। मैं और भी भयभीत हो उठा। लाश मेरे हाथों से निकलकर फर्श पर जा गिरी। मैं कमरे के फर्नीचर से उलझता हुआ बाहर भागा। मैंने एक बार में 4-4 करके सीढ़ियां फांदी, नीचे का गलियारा पार किया, भड़ाक से द्वार खोला, घर से बाहर निकला और फिर अंधाधुंध वहां से भागा। मैं घर से अभी कुछ ही दूर गया था कि मैं सीधा एक आदमी से जा टकराया। संभल के बाबू, संभल के, वह बोला। सवेरा हो चुका था। मैंने आंख उठाकर उस आदमी को देखा। वह एक सीधा साधा देहाती था। मेरी जान में जान आई। लेकिन जो ही मुझे याद आया कि अभी अभी मैं एक आदमी की हत्या करके आया था, मैं बौखला उठा। मैं वहाँ, मैं हकलाता हुआ बोला, वहाँ एक आदमी लाश पड़ी है। कहाँ? वह घबरा कर बोला। वहाँ, मैंने घर की ओर संकेत करते हुए कहा। उस घर में। मैंने उसको मार? किस घर में? वह हैरान होकर बोला। उस सामने वाले घर में। बाबू, भांग तो नहीं पी गए हो? वह विचित्र स्वर में बोला। वह मकान तो पिछले 20 साल से बंद पड़ा है। लेकिन, मैं आवेश में बोला, मैं अभी वहां से होकर आया हूँ। वहां मैं 2-3 घंटे एक आदमी के साथ ठहरा हूँ और अभी अभी मैंने उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी है। वह क्षण भर मेरे कथन पर विचार करता रहा और फिर बोला, आओ चलो देखें जरा। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। घर का द्वार वैसे ही खुला था जैसे अभी अभी भागते समय छोड़कर गया था। मैं धड़कते दिल से उसके पीछे पीछे घुसा। मैंने दिन के प्रकाश में देखा था कि सारे घर में केवल मेरे ही भारी बूटों के निशान थे। ऐसा नहीं मालूम होता था जैसे अभी कुछ देर पहले वहां कोई और भी चलता रहा हो। कहाँ? उसने पूछा। ऊपर, मैं बोला। मैं उसे उस ऊपर के कमरे में ले गया जहां मैंने अपने मेजबान की हत्या की थी। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उस कमरे में मेरे मेजबान की लाश मौजूद नहीं थी। मेज पर एक किताब पड़ी थी जिस पर धूल की मोटी तह यूं जमी हुई थी जैसे किसी ने उसे वर्षों से न छुआ हो। ऐसा नहीं लगता था जैसे मेरे अतिरिक्त वहां कोई और भी रहा हो। क्या ख्याल है बाबू? वह व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। मैं चुप रहा। बाबू, तुम यहाँ आए जरूर होंगे। लेकिन मैंने वह आदमी, शायद तुम यहाँ सो गए थे और किसी सपने को सच समझ बैठे थे। ऐसा ही हुआ होगा, मैं ठंडी सांस भरकर बोला। मैं उसकी बात को स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता था। तो यह था सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक लघु उपन्यास। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।